Hello students, my name is Ravikant Saini, your economics teacher. वेलकम्स टू किंग्स एकेडमी। किंग्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपका मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी होती है, आपकी मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, इनका आखिर क्या योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आज हम उसको देखेंगे। और किसके द्वारा इसे बनाया जाता है और किसके द्वारा इन्हें रेगुलेट किया जाता है, यह भी आज हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। चलिए, ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, ये आपकी तैयार की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी ये आपकी तैयार की जाती है आरबीआई के द्वारा, जिसे कहते हैं हम मौद्रिक नीति। और ये आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है, ये तैयार की जाती है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिसे हम कहते हैं, ये सरकार के द्वारा तैयार की जाती है, जिसको हम कहते हैं राजकोषीय नीति। अब ये दोनों चीजें जो आपकी तैयार की गई हैं, आपकी मौद्रिक नीति और साथ ही साथ आपकी ये जो तैयार की गई है आपकी राजकोषीय नीति, वह जो तैयार की जाती है, इसके पीछे कारण क्या है और किस लिए इनको तैयार किया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है। सबसे पहले मौद्रिक नीति। ये जो मौद्रिक नीति है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। मौद्रिक नीति के अंदर कि भाई ये तैयार किसके द्वारा किया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तैयार किया जाता है आपका आरबीआई द्वारा तैयार। ये तैयार किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और इसमें जो आपके कंपोनेंट्स इसमें जो शामिल किए गए हैं, वह कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, तो याद रखिएगा, इसमें शामिल किया जाता है जो आपकी महंगाई है उसको कंट्रोल करने से संबंधित जो आपके नियम है वह, तो इसको तैयार किया जाता है आरबीआई द्वारा। और किस लिए? मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए। और जब इसे मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए इसे तैयार किया जाता है, तो मौद्रिक नीति आखिर क्या होती है आपकी? मौद्रिक नीति को तैयार करने के लिए किया जाता है, तो मौद्रिक नीति को तैयार करने के लिए जब इसे तैयार किया जाता है, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत होता है इसमें मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति का मीन्स क्या होता है? आप कह सकते हैं सीधे शब्दों में महंगाई। बस आप जान लीजिएगा, जब जनता की जेब में परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आप लेकर आते हैं आरबीआई मौद्रिक नीति। और जब ये मौद्रिक नीति लाई जाती है, तो इसे लाया जाता है आरबीआई के द्वारा। और याद रखिए, मौद्रिक नीति का जो लक्ष्य है वो है 4% प्लस 2% और माइनस के 2%। अब ये आरबीआई द्वारा जो नीति लाई जाती है मौद्रिक नीति, इसका एक टारगेट रखा है कि आपकी जो मुद्रास्फीति की दर है, जो महंगाई की दर है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़कर 4 से 6% हो सकती है। और अगर 4 से कम की जाए तो -2 कीजिएगा तो 2%। अगर 6 से 2 के बीच या 2 से 6 के बीच आपकी मुद्रास्फीति की दर है, तो आप कह सकते हो आपकी जो महंगाई है वो कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में नहीं है, लिमिट से बाहर जा रही है, या मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसा हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, या मार्केट से एकदम ही पैसा खत्म हो गया है ना, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, मंदी आ गई है। इन दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है आपका, एक तो सबसे पहले बैंक रेट प्रयोग किया जाता है, बैंक रेट, साथ ही साथ रेपो रेट, और साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट, और साथ ही साथ नगद आरक्षित अनुपात, और साथ ही साथ यूज किया जाता है संवैधिक तरल अनुपात। अब यहाँ पर ये सभी चीजें आपकी तैयार की जाती है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। और जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ये सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे पहले थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपकी मौद्रिक नीति बनाई गई है, तो इसमें मौद्रिक नीति में जो समिति है, मौद्रिक नीति समिति,
आखिर इसमें आपके कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति में सबसे पहले आप देखेंगे सदस्य, तो मौद्रिक नीति समिति में जो सदस्य पाए जाते हैं, इसमें आपका एक तो मिलेगा अध्यक्ष और बाकी मिलेंगे सदस्य। अब यहाँ अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर, और इस सदस्यों में इनकी संख्या होती है 6। 6 में से 3-3 में बटे होते हैं। 3 सदस्य आपके आरबीआई से होंगे और बाकी के जो 3 सदस्य हैं वह आपको मिलेंगे सरकार से। बाकी के 3 सदस्य आपको कहां से मिलेंगे? सरकार से। और सरकार के द्वारा और आरबीआई के सदस्यों के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है मौद्रिक नीति समिति को। और इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो देखो आरबीआई द्वारा जो मौद्रिक नीति समिति बनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या होता है? पहला इसका सबसे पहले उद्देश्य है मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता। अब ये जो आपका मूल्य स्थिरता है, इसका मीन्स है जो वस्तुओं के दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या होता है आपका? दूसरा उद्देश्य है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। हम कह सकते हैं दूसरा उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, या फिर आप बिल्कुल सीधे शब्दों में कहिए महंगाई पर नियंत्रण। महंगाई पर नियंत्रण। तो सबसे पहले इसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका, सबसे पहले यहां पर आप इसके लिए प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले यहां पर प्रयोग किया जाता है बैंक रेट। और ये बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट का मीन्स है, यहाँ पे परिभाषा आपकी होगी, जब जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन समय के लिए ऋण देता है, तो ये आपकी कंडीशन होगी जब बैंक रेट क्या है, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन समय के लिए आपका क्या प्रोवाइड कराएगा? ये आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। अब इसके बाद होता है रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होगा आपका? जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन समय के लिए उधार लेते हैं, समय के लिए ऋण लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ये होगा आपका रेपो रेट। और इसी में अगला आपका क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन समय के लिए ऋण लेता है, अल्पकालीन समय के लिए आपका क्या लेगा? ऋण। उसके बाद है आपका अगला नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात में क्या होगा? सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। एक ये कंडीशन हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा? संवैधिक तरल अनुपात, जिसको कहते हैं हम एसएलआर। इस एसएलआर में क्या होगा? सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत अपने पास रखना होता है। अब ये आपकी परिभाषा है जिन सभी का आपका प्रयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति में।
अब हम देखते हैं आखिर इनका इफेक्ट क्या है। अब देखिएगा, सभी इफेक्टों को आप एक नजर से एक तरीके से तैयार करेंगे तो पूरे के पूरे आपके कंपोनेंट्स तैयार हो जाएंगे। जितने भी आपके नियम दिए हैं सबके सब आपके तैयार हो जाएंगे। तो देखो एक एक करके मैं आपको बताता हूं किसका प्रयोग कहां पर किस तरह आपका किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले बैंक रेट। अब यहाँ पर देखो आरबीआई किसको उधार दे रहा है? वाणिज्यिक बैंकों को। ध्यान से समझिएगा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार दे रहा है दीर्घकालीन समय के लिए। ये सबसे ऊपर बैठा होता है आपका आरबीआई, और ये उधार दे रहा है किसको? वाणिज्यिक बैंक को। वाणिज्यिक बैंक को उधार दे रहा है, आप ध्यान समझिएगा। और वाणिज्यिक बैंक किसको उधार देता है? जनता को। अब हमें कंट्रोल करना है किसको? महंगाई। महंगाई कब होगी? जब मुद्रास्फीति ज्यादा है, और मुद्रास्फीति ज्यादा कब होगी? जब मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा है। तो आप देखिएगा कैसे मार्केट के अंदर पैसा आता है और कैसे मार्केट के अंदर से पैसे को खत्म किया जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो आरबीआई उधार देता है वाणिज्यिक बैंक को 5% पे, और सीधी सी बात है जब वाणिज्यिक बैंक को 5% पे मिला है तो कम से कम जनता को ये 8% पे देंगे, 3% का मार्जिन कमाते हैं। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा आरबीआई ने? आप देखिएगा आरबीआई ने क्या करा, ये जो आपकी रेट था 5%, इसको बढ़ा के कर दिया इसने 10%। और सीधी सी बात है जब इसने बढ़ा के 10% कर दिया तो कम से कम ये 15 से 16% पे आपको क्या दे रहे होंगे? ऋण। आप खुद बताइएगा आप किस दर पर ऋण लेना पसंद करेंगे? 8% पे या 16% पे? तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप उधार ले रहे हैं बैंक से या कहीं से भी जहां इंटरेस्ट रेट कम होगा जनता वहां उधार लेना पसंद करेगी। अब यहाँ देखो जब बैंक रेट कम है, ध्यान से देखिएगा, जब आपका बैंक रेट कम है तो वहां मार्केट में देखो पैसा ज्यादा आएगा कि कम रेट पर पब्लिक लेना पसंद करती है पैसा। अब बैंक रेट कम है तो आपकी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, तो ये भी क्या हो जाएगी? जब बैंक रेट कम है तो कम दर पर पब्लिक उधार लेगी, और जब पब्लिक कम दर पर उधार लेगी तो वो पैसा कहाँ आएगा? मार्केट में। तो मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी आपकी? ज्यादा। और जब बैंक रेट बढ़कर हो गई 16 तो सब लेने से पहले सोचेंगे कि 16% पर आपको इंटरेस्ट देना है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो जनता कम क्या लेगी उधार, और मार्केट में पैसा भी क्या आएगा? कम। इस हिसाब से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी आपकी? ये कम हो जाएगी। तो याद रखना अगर बैंक रेट कम है तो इन्फ्लेशन ज्यादा है, बैंक रेट ज्यादा है तो आपका इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। इसी तरह आपका ये अगले वाला जो आपका है, आप देखिएगा रेपो रेट। अब रेपो रेट में आपका क्या है? देखो रेपो रेट में आपका है, ये जो रेपो रेट है इसको ध्यान से देखिएगा, जहां इसने रेपो रेट में आखिर क्या दिया हुआ है? तो ये जो आपका रेपो रेट है, रेपो रेट में इसने दिया है कि हाँ, इसमें देखो वाणिज्यिक बैंक किससे अल्पकालीन समय के लिए उधार ले रहे हैं? आपका आरबीआई से। तो ये वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक किससे उधार ले रहा है? आरबीआई से। और फिर देखो रिवर्स रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा? आरबीआई आरबीआई उधार ले रहा है किससे? वाणिज्यिक बैंक से। वाणिज्यिक बैंक से। अब देखो बिल्कुल आप बताइएगा, जब यहां पर देखो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार ले रहे, इसने इससे उधार लिया, और जब वाणिज्यिक बैंक में पैसा आएगा, एसबीआई पीएनबी वगैरह जो बैंक है, जब इनके पास पैसा आएगा तो ये किसको उधार देंगे? जनता को। तो सीधी सी बात है जनता पे पैसा आया तो मार्केट में पैसा आ गया, मतलब बाजार में पैसा आ गया। और जब बाजार में पैसा आ गया तो सीधी सी बात है महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब कहने का मीन्स है जब आपका रेपो रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसका? रेपो रेट का। तो यहाँ पर आपकी जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति, ये मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? क्योंकि मार्केट में पैसा आ गया, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक ने आरबीआई से उधार लिया, और आरबीआई ये वाणिज्यिक बैंक किसको देंगे? जनता को। जनता को देंगे बाजार में पैसा, तो रिवर्स रेपो रेट पे क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? दूसरे में रिवर्स रेपो रेट पर आप देखो, यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट, इस कंडीशन में क्या होगा? ये जो आपके वाणिज्यिक बैंक हैं, ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इनसे उधार लेता है आपका आरबीआई, और जब आरबीआई इनसे उधार लेगा तो जो पैसा बाजार में जाना था जनता के पास, अब वो कहाँ चला गया? आरबीआई के पास। तो हम कह सकते हैं इससे जो आपकी मुद्रास्फीति होगी वो बाजार में पैसा आने से रोक देगी। कौन? रिवर्स रेपो रेट।
और जो मुद्रास्फीति है वो क्या हो जाएगी आपकी, नियंत्रित हो जाएगी। मतलब कहने का मीन्स ये है, अगर आपको मार्केट में पैसा उतारना है तो आप इस्तेमाल करोगे किसका, रेपो रेट का, और मार्केट से पैसे को खत्म करना है तो वहां किसका इस्तेमाल होगा, आपका रिवर्स रेपो रेट का। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आई होंगी, क्योंकि जब पैसा चला गया आरबीआई पे मार्केट का तो पैसा खत्म हो गया मार्केट से, बैंकों से, और जब यहाँ से पैसा चला गया वाणिज्यिक बैंक से कहाँ चला गया, जनता पे, सीधी बात है पैसा आ गया मार्केट में और उससे क्या हो जाएगा, आपका दर उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। अब अगला देखिएगा, यहाँ पर मैं अगले की बात करूं तो अगला है आपका ये नगद आरक्षित अनुपात। अब ये नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब यहाँ मैंने बताया, देखो आप ध्यान से, वाणिज्यिक बैंकों को, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, इनको कुछ परसेंट, कुछ प्रतिशत कहाँ रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। अब ये नियम बना दिया है, आप देखो ये नियम बना दिया है, जो वाणिज्यिक बैंक है उसका कुछ परसेंट हमेशा आपको आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ेगा। मान लो ये दर थी पहले 15%, है ना, और इन्होंने नया रूल बना दिया कितना, 20%, कि भाई पहले 15% थी, अब ये 20% है। मान लो इनके पास अपने आप में जो मनी थी खुद के पास जमा की वो 100 थी, 100 में से आपको जमा करना था पहले आरबीआई के पास कितना, 15, तो आप कितना लोन दे सकते थे, 85। अब इनको 100 में से बढ़ा के इन्होंने कर दिया 20, है ना, 20 बढ़ा दिया, अब ये कितना लोन देंगे, 80। तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं जब क्या कह सकते हैं आप, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर कम है, सीआरआर कम है, तो जो आपकी मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि मार्केट में पैसा भी ज्यादा जा रहा है। और जब सीआरआर ज्यादा है तो उससे कह सकते हैं जो आपकी मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति ये आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एक दूसरे के विपरीत चिन्ह चलेंगे, अगर सीआरआर कम है तो मुद्रास्फीति ज्यादा है, सीआरआर ज्यादा है तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में जहां पैसा ज्यादा आ जाएगा समझ लो वहां महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति। और इसी तरह आपका ये कंपोनेंट्स है आपका संवैधिक तरल अनुपात, इसको कहते हैं हम सीधे शब्दों में, इसे कहा जाता है आपका एसएलआर, स्टेटरी लिक्विड रेशो। और यहाँ पर हम देखो क्या कह रहा है, सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का, वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा का, अपनी कुल जमा का अपने पास, याद रखिएगा कहाँ रखेंगे, अपने पास। अब मान लो इनके पास 100 रुपीज आया, 100 में से इन्होंने नियम बना रखा है कि भाई 20% हमेशा अपने पास रखना है, लेकिन अब क्या करा, आरबीआई ने नया रूल लेकर आया और वो कह रहा है भाई ऐसा नहीं, अब 30% अपने पास रखोगे। मतलब कि जब 20% था तो आप कितने परसेंट का लोन दे सकते थे, 80, और जब 30 है तो कितने का दोगे, 70। तो पहले आ रहे थे 80 रुपए मार्केट में, अब आ रहे हैं 70, तो हम कह सकते हैं जब एसएलआर कम है, देखो तो मार्केट में जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति ये क्या होगी आपकी, ज्यादा। और जब एसएलआर, स्टेटरी लिक्विड रेशो जब ज्यादा है तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इस कंडीशन में कम। तो ये तरीका है आपका, जितने भी आपके प्रयोग होते हैं मौद्रिक नीति में, उसमें कैसे मार्केट में पैसा आ रहा है और कैसे मार्केट से पैसा आपका बाहर जा रहा है। तो ये सारी तरीकों का इस्तेमाल करके, इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। अब इसी में हमारा आएगा एक राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति इसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, इसे कहा जाता है आपका फिस्कल पॉलिसी। अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या होगा आपका, ये जो फिस्कल पॉलिसी है याद रखिएगा, इसको तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा, और जब गवर्नमेंट इसको तैयार करती है तो इसमें प्रयोग करती है वो टैक्सेस का, कि भाई कितने टैक्स लगाए जाएं, किस पर किस तरह का टैक्स लगाया जाए, और उसके माध्यम से आपकी जो राजकोषीय नीति है वह तैयार की जाए, और उसी के माध्यम से आपका बाजार को नियंत्रित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो निर्माण होगा, निर्माण वह होता है वित्त मंत्रालय द्वारा, इसका निर्माण होता है आपका वित्त मंत्रालय द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा,
केंद्र सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और इसमें जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, उपकरण, इसमें उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है आपका टैक्सेशन, मतलब हम कह सकते हैं कराधान। कराधान, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर करा दिया है कि भाई प्रत्यक्ष कर क्या होगा, आपका अप्रत्यक्ष कर होगा क्या होगा, किस तरह इनका प्रयोग किया जाता है। तो टैक्सेशन मतलब आपका हो जाएगा कराधान, है ना। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कर स्तर, कर स्तर और कर ढांचे में परिवर्तन, ढांचे में परिवर्तन, मतलब कि कब किस प्रकार से किस दर को बढ़ाना है, टैक्स की दर को बढ़ाना है और किस प्रकार से टैक्स की दर को कम कर देना है, वो सारी चीजों का प्रयोग आपको यहां होता हुआ नजर आता है। अब यहां पर हम कह सकते हैं और भी, जैसे कह सकते हैं सार्वजनिक और सरकारी आय, ये भी आपका पार्ट होता है राजकोषीय नीति का। ये भी पार्ट आपका किसमें आएगा, राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। और इसी तरह कह सकते हैं हम सार्वजनिक, सार्वजनिक या फिर कह सकते हैं सरकारी व्यय। अब सरकार की आय आपको पता है किससे होगी, सरकार की जो आय होती है वो टैक्स के माध्यम से होती है, भाई डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बाकी अन्य कोई आय ही नहीं है। सरकार की जो इनकम है वो टैक्स के जरिए है। और सरकार क्या कमा रही है और सरकार क्या खर्च कर रही है, सरकार का खर्च क्या होगा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपको क्या सैलरी, जितने भी सरकारी विभाग है उनको सैलरी, बाकी जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजना है, प्रशासन है, स्वास्थ्य सेवाओं पर है, शिक्षाओं पर है, सभी पर जो खर्च किया जाता है वो आपका सरकारी व्यय के अंतर्गत आपका आता है। और रही बात अब इसके उद्देश्य की, राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होंगे, ये जो आपका राजकोषीय नीति है इसका आखिर उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता। अब मैंने बता दिया मूल्य स्थिरता का मीन्स क्या होगा, जो वस्तुओं के दाम फ्लैक्चुअल तरीके से ऊपर नीचे होते रहते हैं उनको स्थिर बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा उद्देश्य अगर हम सीधे तरीके से देखें वो है आर्थिक विकास। दूसरा है आपका आर्थिक विकास, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसके बाद है आपका तीसरा, हम कह सकते हैं पूर्ण रोजगार, मतलब कि सरकार एक ऐसा माहौल तैयार करे अपने राजकोषीय नीति के द्वारा जिससे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सके। तो ये थी आज की हमारी क्लास आपकी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।